नमस्कार। इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक लेकिन बेहद अहम मोड़ जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद बनी हंटर कमेटी के तथ्यों को गहराई से समझेंगे। ये वो घटना है जिसने हमारे देश की दिशा ही बदल कर रख दी थी। आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले त्रासदी की पृष्ठभूमि, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद देश का शोक और आक्रोश, फिर हंटर कमेटी की जांच और आखिर में इसके नतीजे और प्रभाव। भाग 1, त्रासदी की पृष्ठभूमि। इस दर्दनाक घटना को समझने के लिए हमें सबसे पहले 1919 की शुरुआत के अमृतसर के उस तनावपूर्ण माहौल को देखना होगा। उस वक्त तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अप्रैल 1919 की शुरुआत में ही रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसके बाद मध्य अप्रैल में जब राष्ट्रीयवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया तो हालात और बिगड़ गए और फिर 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया, जिसका सीधा मतलब था किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह से रोक। भाग 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए अब उस खौफनाक दिन की बात करते हैं जब बैसाखी के दिन ये पूरी घटना घटी। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का वो दिन। प्रतिबंधों के बावजूद एक बड़ी और पूरी तरह से निहत्ती भीड़ जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई थी। तभी जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया और फिर बिना किसी भी तरह की चेतावनी दिए उस निहत्ती भीड़ पर सीधे गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। वहां फंसे लोगों को वहां से हटने का एक भी मौका नहीं मिला। इसके बाद जो आंकड़े सामने आए वो दिल दहला देने वाले थे। कांग्रेस के अनुमान के मुताबिक इस हत्याकांड में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1500 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस घटना की वो भयानक सच्चाई है जिसे बयां करने के लिए किसी भी तरह के अतिरिक्त शब्दों की जरूरत नहीं है। भाग 3, एक राष्ट्र का शोक और आक्रोश। अब देखते हैं कि इस भयानक त्रासदी के बाद देश के प्रमुख नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही। इस हत्याकांड के सीधे विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि तुरंत त्याग दी। ब्रिटिश सम्मान का इस तरह से बहिष्कार करना कोई छोटी बात नहीं थी। ये पूरे देश के गहरे दुख और गुस्से का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन गया था। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी इस हिंसा से बहुत ज्यादा आहत हुए। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को जारी रखने को एक हिमालय जैसी भूल यानी हिमालयन ब्लंडर कहा। इसके चलते उन्होंने 18 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया और इतना ही नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दी गई केसर-ए-हिंद की उपाधि भी लौटा दी। भाग 4, हंटर कमेटी। अब समझते हैं कि इस घटना के बाद जो आधिकारिक जांच हुई उसका स्वरूप कैसा था। इस हत्याकांड की जांच के लिए भारत के तत्कालीन सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने डिओडर इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसे हम मुख्य रूप से हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर थे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि इसमें 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे: सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। इन भारतीय सदस्यों की मौजूदगी इस जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा मार्च 1920 में आए इन 2 अलग-अलग रिपोर्ट्स की तुलना करना है। जो बहुमत रिपोर्ट थी उसने फायरिंग से पहले चेतावनी न देने के लिए डायर की आलोचना तो की, लेकिन उस पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। इसके ठीक विपरीत भारतीय सदस्यों की अल्पमत रिपोर्ट ने इस कृत्य को सीधा अमानवीय और अन ब्रिटिश करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि बाग में पहले से कोई हिंसा नहीं हो रही थी। ये दिखाता है कि इस एक घटना को देखने के नजरियों में कितना बड़ा अंतर था। भाग 5, परिणाम और विरासत। चलिए अब देखते हैं कि इन जांच रिपोर्ट्स का व्यापक असर क्या हुआ और आगे चलकर इसका क्या परिणाम निकला। इस दौरान सरकार ने एक इंडेमनिटी एक्ट पारित किया। ये एक ऐसा कानून था जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को कानूनी परिणामों से बचाना था। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जमकर आलोचना हुई और इसे व्हाइट वॉशिंग बिल तक कहा गया। सरकार के इस कदम ने ब्रिटिश शासन और भारतीय जनता के बीच की खाई को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। इस घटना के बाद आधिकारिक कार्रवाई और ब्रिटेन में आम जनता की प्रतिक्रिया के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिला। विंस्टन चर्चिल की समीक्षा के बाद डायर को मार्च 1920 में उसके पद से हटा तो दिया गया, लेकिन ब्रिटेन में आम लोगों ने उसे पूरी तरह से दोषी नहीं माना।
हैरानी की बात तो ये है कि रुडयार्ड किपलिंग जैसे प्रसिद्ध लोगों ने डायर के समर्थन में बाकायदा चंदा भी इकट्ठा किया। हम यहाँ ये दोनों तथ्य बिना किसी पक्षपात के सामने रख रहे हैं ताकि उस समय की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। इस पूरे विवाद के बीच मोतीलाल नेहरू और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक अलग जांच समिति बनाई जिसने डायर के कृत्य और मार्शल लॉ की कड़ी निंदा की। लेकिन एक और हैरान कर देने वाली घटना घटी। स्थानीय स्वर्ण मंदिर के कुछ पुजारियों ने डायर को सम्मानित कर दिया। इस कदम से ऐसा आक्रोश फैला कि आगे चलकर गुरुद्वारा सुधार आंदोलन की शुरुआत हो गई। और सबसे बड़ी बात, इस भयंकर त्रासदी ने भगत सिंह और ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल दी। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसे एक अकेली जांच और उसके परिणामों ने आज़ादी के संघर्ष का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया? ये सारे तथ्य हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस घटना ने ब्रिटिश शासन के न्यायप्रिय होने के बचे-खुचे भ्रम को कैसे पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। उम्मीद है इस विश्लेषण से इस ऐतिहासिक मोड़ को गहराई से समझने में मदद मिली होगी।